हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब एसिंक्रोनस काउंटर हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था, उस पर बेस क्वेश्चन भी किए थे। मैंने किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना वो भी आपको सिखाया, और गेट के कुछ हमने क्वेश्चंस लिए थे जिसमें हमने ये आपको सिखाया कि जो आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, थियरी का पार्ट पढ़ते हो, उसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उससे चीज़ों को इजी बनाना, अगर आप रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन गेट का बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सिंक्रोनस के ऑलमोस्ट हमने कर लिए थे। सिंक्रोनस में भी एक तरह का काउंटर आता है जो रैंडम सीक्वेंस का, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दिया था कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर और सिंक्रोनस पैरेलल कैरी काउंटर आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें सिंपल बाइनरी अप काउंटर या बाइनरी डाउन काउंटर कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, वो आपने पढ़ा होगा और आप पढ़ सकते हैं। तो मैं रैंडम सीक्वेंस कैसे आप कोई भी सीक्वेंस सिंक्रोनस काउंटर में बना सकते हैं वो सिखाऊंगा। आपको अगर अप्रोच करना है तो कैसे बनाना चाहिए वो भी मैं यहाँ सिखाऊंगा। उसको सिखाने के बाद हम मूव करेंगे फिर से सिंक्रोनस काउंटर पे बेस क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद मैं इसमें एक जो जॉनसन और रिंग काउंटर दो हैं, जो सिंक्रोनस के स्पेशल दो टाइप के काउंटर जो आप पढ़ते हो, जो पढ़ाए जाते हैं इन जनरल, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, और क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ें समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा और उनको फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे कहाँ पे, उसके बाद फाइनाइट स्टेट मशीन, बहुत लोग कह रहे हैं जिनकी डिमांड है, जिसमें सीक्वेंस डिटेक्टर, सीक्वेंस जनरेटर एक अलग चीज़ होती है, सीक्वेंस डिटेक्टर। सीक्वेंस जनरेटर है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आपके बाकी जगहों पे आता है सीक्वेंस जनरेटर के क्वेश्चन। उसमें सर्किट डिजाइन एक्चुअली में आती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में वो नहीं आ सकता। वो सीक्वेंस जनरेटर इन जनरल वहाँ पे पूछा जाता है। तो जब हम वो डिटेल कोर्स लाएंगे उसमें ईच एंड एवरीथिंग होगा, सब कुछ होगा, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ। हर जगह आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो सीक्वेंस डिटेक्टर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ओवरलैपिंग है तो उसको कैसे बनाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें उसे, तो हम समझेंगे जब आने वाले लेक्चर्स में। तो पहले सिंक्रोनस काउंटर बनाना सीखते हैं, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट कवर करने की कोशिश करूँगा, अगर यहाँ से मिलता है तो इस पर पहले फोकस करते हैं। ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने काउंटर में आपको सिखा दी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस से निकाल सकते हैं, वेव फॉर्म थोड़ा बहुत प्लॉट करना आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर में पढ़ते हैं, कोई भी रैंडम सीक्वेंस पॉसिबल है। इसको सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं और एसिंक्रोनस को एसिंक्रोनस क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, जब एसिंक्रोनस काउंटर हमने पढ़ना शुरू किया था। तो बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर में ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर यूज्ड इन काउंटर, इन डिजाइनिंग ऑफ काउंटर, आर ट्रिगर्ड फ्रॉम सेम क्लॉक। एक ही क्लॉक से वो क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं। इसका मतलब क्या है, अब जैसे एसिंक्रोनस में आपने क्या देखा था, क्लॉक आई, एक जगह जो एक्सटर्नल क्लॉक होती थी वो डायरेक्टली अप्लाइड होती थी, एंड दैट इज द एलएसबी बिट ऑफ द काउंटर। और बाकी जगह इनपुट कहां से आता था, क्लॉक इनपुट, बाकी फ्लिप फ्लॉप्स के क्लॉक इनपुट प्रीवियस वाले आउटपुट से आते थे, प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आते थे। तो ट्रिगरिंग सबकी एक साथ नहीं होती थी। अगर मैं आइडियल केस लोगे, सबके डिले जीरो हैं, तब तो सारे ऑलमोस्ट एक साथ ट्रिगर हो गए। लेकिन अगर मैं फ्लिप फ्लॉप का डिले मान लूं, जो कि होता है एक्चुअल सिस्टम में, कभी भी कोई सिस्टम जीरो डिले के साथ आप बना ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्लॉक जब पहले एलएसबी वाले बिट को क्लॉक ट्रिगर करती थी, वो अपना आउटपुट चेंज करता था, वो ट्रिगर करता था अगले को, तो इसका डिले इसमें ऐड। अब ये जब चेंज होगा तब अगले को ट्रिगर करेगा, उसका डिले अगले में ऐड, तो डिले गोज ऑन एडिंग, है ना। तो वो ऐड होता जाता था, और अगर n फ्लिप फ्लॉप लगे हो तो ओवरऑल डिले इज n TDF। उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन था स्लो था, क्योंकि जब तक सारे फ्लिप फ्लॉप क्लॉक को आपने ट्रिगर किया और अगली क्लॉक आने के पहले तक, ये अगर 3 पे है काउंट पे, तो 4 पे चला जाना चाहिए, तभी आपका एक क्लॉक में एक काउंट बढ़ना चाहिए, तभी आप क्लॉक पल्स को काउंट कर पाओगे। काउंटर का मतलब ही है क्लॉक पल्स को काउंट करना। तो एक क्लॉक में काउंट एक से अगले काउंट पे पहुंच जाना चाहिए जब भी क्लॉक ट्रिगर हो। और n TDF टाइम बाद सारे फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंज करके नेक्स्ट सीक्वेंस पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट काउंट पे पहुंचेंगे, तो अगली क्लॉक कम से कम n TDF टाइम के बाद आनी चाहिए, ताकि अगला काउंट पहुंच चुका। अगर उसके पहले आपने उसको दोबारा से ट्रिगर कर दिया, तो अभी तो आपने स्टडी स्टेट में जो नेक्स्ट काउंट है पहुंचे नहीं, ट्रिगर करके उसको चेंज कर दिया, तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, वो क्या होगा, एक तरह से अनस्टेबल होगा, या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। अनस्टेबल का सिंपल से मतलब होता है नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना। डिजायर्ड आउटपुट आपका नहीं आ रहा है विद इन
विदिन टाइम लिमिट, तो वो अनस्टेबल सिस्टम एक तरह से हुआ, ठीक है। तो वैसा नहीं करते तो वो स्लो हो जाता था। और अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बढ़ा दोगे, जो कि प्रैक्टिकल सिस्टम में आपका 2 फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप, 8 फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, तो वहां पे डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन बहुत स्लो हो जाएगा, जो कि आप चाहते नहीं हो। आप ऑपरेट करते हो अपना फोन और कोई भी डिवाइस, आप क्या चाहते हो, वो फास्ट काम करे, रिस्पॉन्स टाइम उसका कम हो, वो जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसका क्या हो, ज्यादा हो, है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या है, सारे एक क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हो गए, तो क्या, जैसे क्लॉक आई, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप भी उसी टाइम ट्रिगर करेगा, दूसरा वाला भी उसी टाइम, तीसरा वाला, क्योंकि सबकी क्लॉक एक ही से ट्रिगर है, वो वेट नहीं कर रहा है कि अभी पहला वाला ट्रिगर हुआ, वो अपने आउटपुट को चेंज करेगा डिले टाइम बाद, फिर ये ट्रिगर करेगा अगले वाले फ्लिप फ्लॉप को, तब जाके ये ट्रिगर होगा, तब ये जाके आउटपुट चेंज करेगा। तो डिले सिक्वेंशियल ऑपरेशन नहीं है, सीक्वेंस इन द सेंस की कैस्केडेड ऑपरेशन नहीं है, कैस्केडेड इन द सेंस की आपका जो क्लॉक है किसी का वेट नहीं कर रही है, किसी का वेट नहीं कर रही है पीछे से आने का, कि अगर किसी का वेट कर रही हो तो हमेशा क्या होगा, उसका डिले अगले में ऐड हो जाएगा, जैसा कैस्केडेड सिस्टम में होता है। कैस्केडेड भी कई तरह से पॉसिबल है, एक क्लॉक का वेट कर रहा है, एक आउटपुट को इनपुट में कैस्केड कर दें, तो दोनों के डिलेज में डिफरेंस होगा, जरूरी नहीं कि हर केस में डिले वही ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्केडिंग का मतलब है कि पिछले वाले आउटपुट को आप अगले वाले के क्लॉक इनपुट में डाल रहे हो, तो आउटपुट जब चेंज होगा तभी इसका क्लॉक ट्रिगर करेगा, तभी ये क्या करेगा, अपना आउटपुट चेंज करेगा अगला वाला फ्लिप फ्लॉप। तो यहां क्या हो रहा है, पिछले का डिले अगले में ऐड होगा, क्योंकि पिछला वाला चेंज कब होगा, डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप के बाद आउटपुट चेंज होगा, तब जाके दूसरा वाला ट्रिगर होगा, दूसरा वाला ट्रिगर होगा तभी जाके वो आउटपुट चेंज करेगा। तो डिले पीछे से ऐड हो गया कि नहीं, किसका डिले, डिले ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, तो वहां डिले ऐड होता जाता है। जबकि जब एक साथ सारे ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा, जब एक साथ सारे ट्रिगर करेंगे तो ये होगा कि पहला वाला ट्रिगर किया, उसने भी टीडीएफ टाइम बाद आउटपुट चेंज कर लिया, दूसरा वाला उसी टाइम ट्रिगर हुआ था, उसने वेट नहीं किया था कि पिछले आउटपुट के चेंज होने का, उसी टाइम ट्रिगर किया तो उसने भी आउटपुट चेंज कर लिया, तीसरा वाला उसी टाइम ट्रिगर हुआ, उसने भी टीडीएफ। तो सारे फ्लिप फ्लॉप टीडीएफ टाइम बाद गारंटी अपना आउटपुट चेंज कर चुके होंगे। मैं सारे फ्लिप फ्लॉप को एक ही लॉजिक फैमिली का मान रहा हूं, एक ही लॉजिक फैमिली का मानूंगा तो सबके डिलेज मतलब क्या है, इक्वल हैं। तो ट्रिगर सब एक साथ हुए और सारे टीडीएफ टाइम बाद आ गए, तो पैरेलली टीडीएफ टाइम बाद सारे आउटपुट आ गए, तो उसको केवल टीडीएफ टाइम लगा आउटपुट को स्टडी स्टेट में जाने में, या नेक्स्ट सीक्वेंस काउंट में, जो काउंटर का सीक्वेंस है नेक्स्ट काउंट पे जाने में उसको कितने डिले लगा, क्लॉक आने के बाद टीडीएफ डिले लगा, टीडीएफ डिले लगा। डिले जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन आप उतना ज्यादा रख सकते हो, वो फास्ट होगा, रिलेटिवली वेरी फास्ट। अगर आप थाउजेंड्स ऑफ गेट्स कर रहोगे तब भी सिंक्रोनस काउंटर में डिले केवल एक फ्लिप फ्लॉप का होगा, क्योंकि पैरेलली सारे टीडीएफ टाइम बाद एक साथ आउटपुट पे आ जाएंगे, एक साथ सारे स्टडी स्टेट में आ जाएंगे, तो ओवरऑल काउंट आपका स्टडी स्टेट में आ जाएगा टीडीएफ टाइम बाद, है ना। तो यहां पे केवल टीडीएफ, चाहे एन की वैल्यू कितनी बढ़ाते जाओ, जबकि ये सिंक्रोनस में एन जैसे जैसे बढ़ाओगे डिले गोज ऑन एडिंग, और जैसे जैसे ऐड होता जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उतना घटता जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पे एसिंक्रोनस में एक कंस्टेंट था, आइदर अप काउंट इज पॉसिबल आइदर डाउन काउंट इज पॉसिबल, ठीक है। या तो आप एक एक बढ़ाते जा सकते हो काउंट को, या एक एक घटाते जा सकते हो, इसके अलावा और कोई सीक्वेंस आप जनरेट नहीं कर सकते। जबकि सिंक्रोनस काउंटर सबसे मोस्ट जनरल है, इसमें कोई भी सीक्वेंस पॉसिबल है, आइदर अप एक एक बढ़ाते जाओ, आइदर डाउन एक एक घटाते जाओ, चाहे जंप कर दो, कुछ बढ़ाओ कुछ घटाओ, 2 बढ़ा दो एक बार में, फिर 1 घटा दो, 3 बढ़ा दो, कुछ भी रैंडम जितना आप सोच सकते हो सब कुछ आप कहां डिजाइन कर सकते हो, यूजिंग सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसी से चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं कहूं यहां पे, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या निगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो यहां पे दोनों के क्लॉक इनपुट कहां से जाएंगे, सेम क्लॉक से जाएंगे। अब यहां पे कुछ इनपुट होगा, जो भी है 1 1 रख दो, 1 0 रख दो, जो भी रखना है, मान लो J1 K1 है और ये Q1 बार है। यहां पे आउटपुट आपने रख दिया इनपुट, सपोज यहां से क्या कर दिया, कैस्केडेड कर दो, ठीक है, Q1 एंड Q1 बार, ठीक है, ये J2 K2, Q2 एंड Q2 बार। तो एक दो चीजें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब भी मैं सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करूंगा वो भी मैं आपको यहीं सिखा देता हूं, तो ताकि ये सब चीजें बार बार डिस्कशन हम नहीं करने वाले। तो यहाँ आप ध्यान से देखो हम क्या कहने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
दोनों की क्लॉक एक ही क्लॉक से दी गई है, तो जैसे क्लॉक आएगी दोनों पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, जैसे पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की, दिस फ्लिप फ्लॉप Q1 विल आल्सो बी ट्रिगर्ड एंड दिस फ्लिप फ्लॉप Q2 विल आल्सो बी ट्रिगर्ड। ये भी ट्रिगर हो जाएगा, दूसरा वाला भी ट्रिगर हो जाएगा एक साथ, ठीक है। ये 1-1 के अकॉर्डिंग आउटपुट अपना चेंज करेगा और इसके इनपुट Q1 और Q1 बार है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, एक चीज जो लोगों को बहुत डाउट होता है उनके लिए ये डाउट है, ठीक है, वो यहीं क्लियर कर लें, आगे से इसके बारे में फिर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी प्रेजेंट क्लॉक आने के जस्ट पहले यहाँ 1 और 0 आउटपुट है, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। Q1 अगर 1 है तो Q1 बार 0 ही होगा। अब देखो क्या हुआ, क्लॉक आई, क्लॉक यहां भी पॉजिटिव एज आई, यहां भी आई, दोनों ट्रिगर हो गए। ट्रिगर हुआ तो ये 1-1 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेट में क्या कर देता है, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट 1 दिख रही है, 1 को क्या कर देगा 0, 1 को 0 कर देगा तुरंत, और ये ऑटोमेटिकली 0 से 1 हो जाएगा। अब बताओ क्लॉक आने के पहले Q1 और Q1 बार क्या थे 1-0, क्लॉक आने के कितने टाइम बाद क्लॉक अराइव हुई, तो ये TDF टाइम बाद ये आउटपुट आएगा 0-1, डिले टाइम बाद आता है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो 0-1 पे जाएगा। अब बताओ क्लॉक उसी टाइम इसको भी ट्रिगर करी थी, तो इसका J2 K2 तुम 0-1 लोगे कि 1-0 लोगे, किसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करोगे, क्लॉक तो सेम टाइम पे यहां पे भी आई तो ये भी ट्रिगर है, तो ये 1-0 के अकॉर्डिंग आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट Q2 बार देगा। अभी Q2 बार कुछ होगा, अभी हमें 1-0 के अकॉर्डिंग आउटपुट देना है कि 0-1 के अकॉर्डिंग, ये बताओ, ये 1-0 के अकॉर्डिंग देगा। तो ये ध्यान रखो जब भी कैस्केडिंग यूज करोगे, कैस्केडिंग इन द टर्म्स कि आउटपुट को किसी के इनपुट में डालोगे, क्लॉक में नहीं, तो कैस्केडिंग दोनों तरह से पॉसिबल है ना। तो यहाँ डिले ऐड नहीं होगा क्योंकि क्लॉक इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, क्लॉक की वजह से डिले ऐड होता था किसमें, एसिंक्रोनस, जब ये आउटपुट इसकी क्लॉक बनता था तो ट्रिगर ही नहीं होता था, ट्रिगर देर से होगा तो वो डिले पीछे वाला ऐड करना पड़ता था, ट्रिगरिंग देर से हुई तो उस ट्रिगर के बाद इसका डिले ऐड होता था तो पीछे वाला डिले भी क्या हो जाता था ऐड, जबकि यहां पे डिले ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, क्लॉक एक साथ आई तो ओवरऑल डिले TDF होगा। देखो कैसे होगा वो चीज मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूं, आगे फिर इसका कोई डिस्कशन होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका डिले मैं मान लेता हूं TDF, इसका डिले TDF, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये डाउट क्लियर हो गया, फिर आगे क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्लॉक आई, क्लॉक आने के पहले इसका इनपुट 1-0 था J2 K2 और इसका 1-1, क्लॉक आई है TDF टाइम बाद कहां जाएगा 0-1 पे, ठीक है। क्लॉक, अब देखो मैंने आपको बताया था एक प्रीसेट एंड होल्ड टाइम का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहां रिलेट करता हूं, फिर बाद में इसके डाउट आपको नहीं रह जाएगा। प्रीसेट टाइम क्या कहता था कि क्लॉक अराइव होने के कितने मिनिमम टाइम पहले आपका इनपुट मस्ट बी एट प्रॉपर लेवल, जिस इनपुट के अकॉर्डिंग आप आउटपुट चेंज करना चाहते हो उसको आप प्रीसेट टाइम पहले तो सेट कर ही दो, क्लॉक आने से कम इतने टाइम पहले। अब देखो क्लॉक आने के पहले इसके J2 और Q2 क्या अप्लाई था 1 और 0 था, और तो किसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज करेगा, और ये 0-1 कितने टाइम बाद हुआ, डिले टाइम बाद, 1 से 0 कितने टाइम बाद हुआ, क्लॉक आने के TDF टाइम बाद, ये कहां गया 0 से 1 और वो 1 से 0 गया। अब देखो ध्यान से, क्लॉक आने के, क्लॉक आ गई, आपका कुछ इनपुट लगा होगा क्लॉक आने के जस्ट पहले, क्लॉक आने के बाद मिनिमम कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ता है इनपुट को ताकि प्रॉपर आउटपुट आए, मिनिमम होल्ड टाइम तक। तो जो ये 1-0 था क्लॉक आने के पहले, इसमें J2 K2 में क्या था 1-0 था, और क्लॉक आने के होल टाइम तक इसको 1-0 मेंटेन करना था, तभी ये 1-0 के अकॉर्डिंग आउटपुट दे पाता। जस्ट पहले जो इनपुट है वही मेंटेन होना चाहिए फॉर द टाइम होल्ड टाइम क्लॉक आने के बाद। और इन जनरल देखो हमेशा डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज ग्रेटर देन होल्ड टाइम इज मच स्मॉलर देन द डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ये होता है प्रैक्टिकली, यही होता है। तो अब देखो ध्यान से, ये 1-0 क्लॉक आने के जस्ट पहले था और इस 1-0 को ये होल्ड करे कब तक, क्लॉक आने के क्लॉक आने के TS टाइम तक, तब ये 1-0 के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। और ये 1 से 0 कितना जा रहा है, या 0 से 1 ये चेंज कितने टाइम बाद हो रहा है TDF, अगर TDF को मैं मान लूं 3 नैनोसेकंड है और TH मान लेता हूं 1 नैनोसेकंड है, तो क्लॉक आई, क्लॉक आने के 3 नैनोसेकंड बाद ये 1 से 0 जाएगा और 0 से 1, तो ये जो 1 और 0 हैं जो यहाँ इनपुट हैं, जो ये आउटपुट है 1 और 0 यहाँ का इनपुट है, ये इनपुट 1-0 क्लॉक आने के कितने टाइम तक मिनिमम होल्ड होना चाहिए था 1 नैनोसेकंड तक, क्लॉक आने के टाइम ये 1-0 थे और कितने टाइम तक होल्ड है
3 नैनो सेकंड बाद ये चेंज हो रहे हैं, तो मिनिमम 1 नैनो सेकंड तक होल्ड रहना था, तो ये 1 और 0 के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज करेगा, ना कि 0 1। अब ये 3 नैनो सेकंड बाद 0 1 हो गया, तब तक क्लॉक का एज जा चुका होगा। अब इसके इनपुट अगली क्लॉक में जब ये अगली बार ट्रिगर होगा, दोबारा से ट्रिगर होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ट्रिगर हुआ दोबारा ट्रिगर होगा, तो उस समय इसका 0 1 होगा, ये 0 1 टगल करके 1 0 होगा, क्योंकि 1 1 के अकॉर्डिंग 3 नैनो सेकंड बाद तो 0 1 ही इसको मिलेगा। क्लॉक आने के टाइम 0 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट ये चेंज करेगा इस क्लॉक के आने पे ट्रिगर। तो कभी भी किसी फ्लिप फ्लॉप का अगर आउटपुट किसी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में है, तो क्लॉक आने के टाइम जो उसका आउटपुट होगा, प्रेजेंट आउटपुट जिसको कहते हैं, क्लॉक अराइव होने के टाइम जो आउटपुट दिख रहा होता है प्रेजेंट आउटपुट, और वो प्रेजेंट आउटपुट कहां पे है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के कहीं इनपुट में है, तो वही जो प्रेजेंट आउटपुट है वही इनपुट की तरह काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस क्लॉक पे आउटपुट चेंज होगा। और जो अभी वो आउटपुट भी है जो किसी का इनपुट बना है, वो आउटपुट अभी चेंज होगा क्लॉक आने पे। जब चेंज होगा, जो चेंज होगा वो अगली क्लॉक में इनपुट बनेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जहां उसे अप्लाई किया है, ना कि इसी क्लॉक में। ये मत कर देना कि ये 1 से 0 और 0, ये 0 1 इसी क्लॉक में इसको आउटपुट। अब ये 0 1 तो हो गए 3 नैनो सेकंड बाद, तो ये जब अगली क्लॉक आएगी तब ये 0 1 भी चेंज होंगे, लेकिन अगली क्लॉक में यही 0 1 इसके लिए इनपुट की तरह काम करेंगे। ये 0 1 से फिर से 1 0 जाएगा, 1 0 जाएगा, वो 1 0 अगली क्लॉक में इनपुट बनेंगे। और ये ऐसा तभी हो पाता है जब TDF इज ग्रेटर देन होल्ड टाइम, और ये हर फ्लिप फ्लॉप में होता ही होता है, इसलिए ये हमेशा आप कर सकते हो, तो ये डाउट कभी मत रखना। तो अब ध्यान से देखो, क्लॉक का फ्रीक्वेंसी, क्लॉक का टाइम पीरियड नॉर्मली डिले टाइम से ज्यादा होता है, तो ये मान लेते हैं कितना है, 6 नैनो सेकंड का मान लेते हैं, क्या है ये आपका क्लॉक टाइम पीरियड है। तो अब देखो डिले कितने का लगेगा। इवन अगर इनपुट में कैस्केडिंग करते हो, आउटपुट को इनपुट में ऐड करते हो, तो डिले ऐड नहीं होता। अगर क्लॉक के इनपुट में ऐड कर दिया किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को, तो डिले ऐड होता था, जैसे एसिंक्रोनस में होता है। देखो यहां पे ओवरऑल डिले सिस्टम का TDF होगा, TDF टाइम बाद Q1 भी आ चुका होगा, Q2। देखो क्लॉक आई, क्योंकि दोनों को एक क्लॉक से ट्रिगर किया था, तो पैरेलली क्लॉक दोनों जगह गई और दोनों TDF टाइम बाद आउटपुट चेंज कर दिए, तो आपका ओवरऑल आउटपुट Q2 Q1 दोनों एक साथ कितने टाइम बाद अवेलेबल हैं, TDF टाइम बाद। ये ध्यान रखना, यहां क्लॉक आई TDF टाइम बाद ये 1 से 0 और 0 से 1 हो गया, और यहाँ इनपुट 1 0 था, क्लॉक आने के टाइम 1 0 के अकॉर्डिंग क्या होता है आउटपुट, ये 1 चला जाएगा पहले, चाहे कुछ भी रहा हो। 1 0 अगर JK फ्लिप फ्लॉप में हो तो सीधे आउटपुट को 1 भेजता है क्लॉक आने पे नेक्स्ट आउटपुट में। तो क्लॉक आई 1 0 था, उसके अकॉर्डिंग 1 भेज दिया, कितने टाइम बाद, क्लॉक आने के 3 नैनो सेकंड बाद, क्योंकि आउटपुट 1 0 के अकॉर्डिंग चेंज होना था, वो अवेलेबल था क्लॉक आने के टाइम, वेट तो करना नहीं पड़ा, है ना, यहाँ कोई इनपुट का वेट नहीं करना पड़ा। ये 0 1 जो चेंज हुआ, ये अगली क्लॉक में इनपुट बनेगा, अभी नहीं बनेगा कि उसका 3 नैनो सेकंड वो वेट कर रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ डिले ऐड नहीं होगा। 1 0 तो क्लॉक आने के टाइम अवेलेबल था, ट्रिगर हुआ, तीनों ट्रिगर इनपुट और जो एक्चुअल इनपुट है तीनों एक साथ अवेलेबल थे। कब, जब ट्रिगरिंग हुई उसके 3 नैनो सेकंड बाद ये 1 दे दिया, तो क्लॉक आने के 3 नैनो सेकंड बाद ये भी आ चुका था, क्लॉक आने के 3 नैनो सेकंड बाद यही 0 1 आ चुका था, ये 1 आना था तो ये भी आ गया, और Q2 बार ऑटोमेटिकली 1 है तो 0 होगा। तो दोनों 3 नैनो सेकंड बाद ये 0 पे पहुंचना था, ये 0 पे पहुंच गया, 3 नैनो सेकंड बाद क्लॉक आने के ये भी 1 पे पहुंच गया। तो ओवरऑल डिले कितना हुआ, 3 नैनो सेकंड, ये 0 आ चुका है, 3 नैनो सेकंड बाद ये 1, तो कितना डिले ऐड हुआ, केवल एक फ्लिप फ्लॉप का डिले रहेगा। इसी तरह से n फ्लिप फ्लॉप कर दोगे पैरेलली, सब में क्लॉक एक ही क्लॉक से इसी क्लॉक से इसका भी क्लॉक इनपुट है, इसी क्लॉक से इसका, तो पैरेलल ऑपरेशन होगा। ओवरऑल डिले विल बी द डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप ओनली। अगर हम इस केस में ये मान रहे हैं कि सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही लॉजिक फैमिली के हैं, सबके डिले इक्वल हैं, एक बार ट्रिगर हुआ तो सब में उतने का ही डिले आएगा जितने का एक में है। 2 नैनो सेकंड इसमें है तो इसमें 2 नैनो सेकंड, अगले में भी डिले कितना है, 2 नैनो सेकंड, एक ही लॉजिक फैमिली के हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, यही चीज ध्यान रखना है। और अब इस क्वेश्चन को अगर करना होता, मैं कैसे करता, मैंने बताया था, मैं बार बार फ्लिप फ्लॉप पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा सीक्वेंस जनरेट करना है। फ्लिप फ्लॉप पे जाओगे तो देखना पड़ेगा, ये 1 1 है, क्लॉक आई तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये अगली क्लॉक में इनपुट बनेगा, पहले तो 1 0 था, 1 0 के अकॉर्डिंग ये आया, अगली क्लॉक में ये 0 1 था तो इसके अकॉर्डिंग अब ये 0 1 1 0 हो जाएगा, वो अगली क्लॉक में। ऐसे करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा और बहुत कंफ्यूजन। इसीलिए यहाँ यूज क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या यूज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही बताता है कि आपको प्रेजेंट आउटपुट स्टेट पता हो, प्रेजेंट इनपुट स्टेट पता हो, आप नेक्स्ट आउटपुट हमेशा लिख सकते हो किसी फ्लिप फ्लॉप का। अब उसमें होगा क्या, कई फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स जो हैं वो कहां से आएंगे, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट ऑफ द
another फ्लिप फ्लॉप। जैसे यहां पे देखो इसके J2 K2 कहां से आए हैं, प्रेजेंट आउटपुट, क्योंकि Q1 और Q1 बार को यहां अप्लाई किया है। आप किसको अप्लाई कर सकते हो इनपुट में, जो प्रेजेंटली मौजूद हो, ऐसा तो है नहीं जो फ्यूचर में आने वाला होगा उसको पहले से लगा के रख दोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रेजेंट आउटपुट ही इसका इनपुट है। तो कई जगह आपको जो नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट पर डिपेंड करता है, उसमें प्रेजेंट इनपुट बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के किससे गवर्न होंगे, किसी और फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट आउटपुट से। तो उसको डाल दो, अपने आप आंसर आएगा Q2। अब Q2n+1 आ गया, मान लो Q1 बार इंटू Q2, तो Q1 बार क्या है, Q1 की प्रेजेंट स्टेट का बार इंटू Q2 की प्रेजेंट स्टेट, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आप Q2n+1 लिख सकते हो। मतलब अगर ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप या ओवरऑल काउंटर जिसको मान रहे हैं, ओवरऑल स्टेट मशीन मान रहे हैं, उसका प्रेजेंट आउटपुट स्टेट पता हो, Q2 का प्रेजेंट स्टेट पता हो, Q1 का, Q0 का, अगर सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे Q2 Q1 Q0 की प्रेजेंट आउटपुट स्टेट के टर्म में, तो नेक्स्ट स्टेट में करना क्या होगा, वैल्यू ही तो रखनी होगी, रखते जाओ। जो रख के अगली आएगी वो अब अगली स्टेट के लिए प्रेजेंट बन जाएगी, फिर वो अगली के लिए क्या बन जाएगी, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट बन जाएगी। वैल्यूज रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। ये सब बार बार फ्लिप फ्लॉप पे जाने की जरूरत नहीं। फ्लिप फ्लॉप पे क्या करना है, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है यूजिंग, सबके स्टैंडर्ड है। जैसे अगर मैं कहूं जे फ्लिप फ्लॉप का JQ बार प्लस K बार Q, यही होता है। J और K की वैल्यू जो है फिगर से वो लिख लो। अगर SR फ्लिप फ्लॉप है तो S प्लस R बार Q ही होगा। T फ्लिप फ्लॉप है तो T XOR Q ही होता है, QN+1। अगर D फ्लिप फ्लॉप है तो Qn+1 इज इक्वल टू D ही होता है। बस उनकी वैल्यूज रख दो, T की वैल्यू फिगर से देख के, Q तो Q ही है, वो तो रहेगा ही, उससे उसकी वैल्यू तो लिखोगे नहीं। इनपुट की वैल्यू लिख लो फिगर से देख के, JK की वैल्यू देख लो, SR की वैल्यू देख लो, T की वैल्यू देख लो, D की, उसको रखते जाओ, वैल्यू सीधे आंसर आता जाएगा। जो पैटर्न जनरेशन का क्वेश्चन आता है सिंक्रोनस काउंटर से, मैं वहीं से कराऊंगा और बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ईजिली। तो अब सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिखा देता हूँ कि हाउ वी कैन डिजाइन द सिंक्रोनस काउंटर। जैसे कोई रैंडम सीक्वेंस है, कैसे करना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जो बेसिक पार्ट था जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है वो मैंने डिस्कस कर लिया। सिंक्रोनस काउंटर बनाना सिखा देता हूं, फिर जॉनसन और रिंग काउंटर, उसके बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही डिजाइन करके जो पॉसिबल हो सकते हैं वो कराऊंगा, फिर गेट के क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।